अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दुनिया में रोज़ाना लाखों लोग पैदा होते हैं और तकरीबन लाखों ही इस दुनिया से रुखसत भी हो रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों के आने से दुनिया में कोई वाकई तब्दीली आती है। अक्सर लोग इस दुनिया से जब रुखसत होते हैं तो उनके रिश्तेदारों के अलावा उन्हें जानने वाला भी कोई नहीं होता, मगर कुछ लोग दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं कि मालूम होता है कि दुनिया उनके साथ जी रही है, और जब वो दुनिया से रुखसत होते हैं तो अपने चाहने वालों को, जिनकी तादाद लाखों करोड़ों में होती है, उन्हें गमगीन करके जाते हैं। काजी हुसैन अहमद भी ऐसी ही एक शख्सियत के मालिक थे। काजी साहब को हमसे बिछड़े तकरीबन 9 साल हो गए हैं, लेकिन काजी साहब की यादें आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। काजी साहब एक बाकिरदार और बाइखलाक शख्सियत के मालिक थे। वो एक ईमानतदार और दयानतदार लीडर थे। उन पर करप्शन का कोई दाग नहीं था। उन्होंने कभी अपने इख्तियारात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लाखों लोगों को मुतासिर किया और करोड़ों के दिलों में घर कर लिया। आज हम उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात का तज़किरा करने जा रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि काजी साहब ने कैसे लोगों को मुतासिर किया था और कैसे उनके दिलों में घर कर लिया था। आइए वाक़यात का आगाज़ करते हैं। काजी साहब गलत को गलत कहने वाले इंसान थे। मुशर्रफ दौर में जब दीनी जमातों का सियासी इत्तेहाद हुआ, MMA बनी, तो काजी साहब को MMA का सदर बना दिया गया। इलेक्शंस हुए तो बलूचिस्तान में और सूबा सरहद में MMA ने हुकूमत कायम की। बलूचिस्तान में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक इमाम बारगाह में धमाका हुआ, इसमें जानी नुकसान भी हुआ। काजी साहब वहाँ पहुँचे, लोगों से ताज़ियत की, इमाम बारगाह में होने वाले धमाके की शदीद अल्फाज में मसम्मत की, और फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए काजी साहब ने कहा कि जो हुकूमत अपने शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बना सके, उसे हुक्मरानी करने का कोई हक नहीं। मरकज़ में उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी। सहाफ़ियों में से किसी ने सवाल किया कि आपका MMA की हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है? काजी साहब ने कहा कि MMA के बारे में भी मेरी यही राय है, जो अपनी जिम्मेदारियां ना अदा कर सके, उसे हुक्मरानी करने का कोई हक नहीं। काजी साहब एक दलेर लीडर होने के साथ साथ एक मेहरबान और शफीक इंसान भी थे। जनाब सिराजुल हक, जो जमात इस्लामी के मौजूदा अमीर हैं, वो काजी हुसैन अहमद साहब के बारे में कहते हैं कि एक दफ़ा मैं काजी हुसैन अहमद साहब के साथ पेशावर में रात को सफ़र कर रहा था। सफ़र के दौरान काजी साहब की नज़र सड़क किनारे उन बच्चों पर पड़ी जो भीख मांग रहे थे और टॉफ़ियाँ बेच रहे थे। काजी साहब ने गाड़ी को फ़ौरन रुकवाया, उन बच्चों को अपने पास बुलाया, उन्हें प्यार किया, फिर उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गए। उनकी ज़रूरियात को पूरा किया। काजी साहब की आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे कि इन बच्चों की उम्र तो ये थी कि अपनी ये माँ की गोद में बैठते, मगर देखो ये टॉफ़ियाँ बेच रहे हैं, ये भीख मांग रहे हैं, ये होटलों पे काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्या इन बच्चों के बारे में हमसे, इस मुल्क के हुक्मरानों से, इस उम्मत के लीडरों से सवाल नहीं किया जाएगा? नाज़रीन, आपने अक्सर ये सुन रखा होगा कि पाकिस्तानी सियासतदान अपनी पार्टी में भी अपने खिलाफ तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई मीडिया पर्सन उनके खिलाफ प्रोग्राम कर दे तो वो उसे इंटरव्यू नहीं देते। अगर कोई चैनल उन पर तनकीद कर दे तो अपने सपोर्टर्स को उस चैनल के बाइकआउट का कह देते हैं। लेकिन नाज़रीन, काजी साहब ऐसे नहीं थे। वो जमात इस्लामी में अपने ऊपर होने वाली तनकीद को भी सुनते थे। मीडिया भी उनके खिलाफ तनकीद करता था तो उसे भी खंदा पेशानी से सुना करते थे, उसका सामना करते थे। वो लोगों की आवाज़ बंद करने के हामी नहीं थे। इसी वजह से नजम सेठी साहब अपना एक वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था, मेरे ऊपर मुकदमात दायर किए गए, मुझे जेल में डाल दिया गया। मेरा अखबार फ्राइडे टाइम्स, वो जहाँ से छपता था वहाँ IB के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने छापा मारा और अखबार छापने से रोक दिया। काजी साहब को जब इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि जमात इस्लामी के प्रेस से उनका अखबार छप सकता है। फिर जमात इस्लामी के प्रेस से उनके नज़रियाती मुखालिफ नजम सेठी साहब का अखबार छपा और रातों रात तकसीम हो गया। अगले दिन हुकूमत को समझ नहीं आ रही थी कि ये अखबार कैसे छप गया। नाज़रीन, नजम सेठी साहब कहते हैं कि उसके बाद भी मेरी काजी साहब से मुलाकातें रही। मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए, मैं उन पर तनकीद भी करता था, शरारतें भी करता था। काजी साहब नाराज़ भी हो जाया करते थे, लेकिन फिर जल्द माफ़ भी कर दिया करते थे। काजी साहब की एक और खूबी ये थी कि उन्होंने कभी अपने सियासी मुखालफिन की कमज़ोरियों से फ़ायदा नहीं उठाया। मुशर्रफ दौर में जब मार्शल लगा, नवाज शरीफ और उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया, तो नज़ीर नाजी, जो नवाज शरीफ के साथी थे, 2-3 दिनों के अंदर ही उन्होंने काजी साहब को एक पैगाम भिजवाया, एक ख़त भिजवाया, जिसमें उन्होंने मदद की दरख्वास्त की थी। जब नज़ीर नाजी पे ये मुश्किल वक्त टल गया तो उन्होंने काजी साहब के खिलाफ ही लिखना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि काजी साहब को नज़ीर नाजी को अदालत में लेके जाना पड़ा। काजी साहब को ये मशवरा भी दिया गया कि आप नज़ीर नाजी का ये ख़त शाया कर दें। काजी साहब ने वो ख़त शाया करने से साफ इनकार कर दिया। मुशर्रफ दौर में जब नवाज शरीफ जेल में थे तो बेगम कलसूम नवाज साहिबा मंसूरा काजी साहब से मिलने के लिए आई और नवाज शरीफ का एक ख़त काजी साहब को दिया। उस ख़त में नवाज शरीफ ने अपनी माजी में की जाने वाली गलतियों की माफ़ी मांगी थी और साथ ही मदद की दरख्वास्त भी की थी। काजी साहब को यह कहा था कि अगर वो चाहें तो इस ख़त को शाया भी कर सकते हैं, मगर काजी साहब ने उस ख़त को शाया करने से
انکار کر دیا، جبکہ اس خط کے شائع ہو جانے سے جماعت اسلامی کو فائدہ بھی ہو سکتا تھا۔ ناظرین، یہ تھے قاضی حسین احمد صاحب کی زندگی کے کچھ واقعات۔ امید ہے آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے واقعے تک کے لیے اللہ حافظ۔